सेकेंड ईयर क्लास। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 19.9 समझेंगे, जिसका नाम है बेटे आइसोमेरिज्म। देखिए, आपको हमेशा ये टॉपिक आसान लगा है, लेकिन आज के लेक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, रजिस्टर लें और जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो साथ साथ बनाते जाएं। देखिए, बुक को ही फॉलो करेंगे लेकिन ईजी वर्डिंग के अंदर। जी तो बेटे, सबसे पहले देखना है आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर बेसिकली दो या दो से ज़्यादा टू कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम। तो उनका बेटे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट, ठीक है, किसकी, एटम्स की। ओके, एटम्स की अरेंजमेंट फ़र्क होने से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी, तो हम उनको बोलते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। तो बेटे हम उनको बोलते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना है, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और उस वजह से प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। और बेटा जो कंपाउंड आइसोमर्स बनाते हैं वो इस प्रोसेस से जाते हैं जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी आइसोमर्स जिसके हैं वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आइसोमेरिज्म। यानी आइसोमर बनने का प्रोसेस होता है आइसोमेरिज्म। जी तो बच्चे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म की। देखिए, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इससे दो डिफरेंट अरेंजमेंट के फार्मूले बन जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। सबसे पहले बनता है एथानल या एथानॉल कह लें। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, CH3CH2OH। अब देखिए, कार्बन पूरे करेंगे, हाइड्रोजन पूरे करेंगे, ऑक्सीजन इतने ही हैं, 2 कार्बन मिलेंगे टोटली, 6 हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन एक और अरेंजमेंट बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर भी बन जाता है इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से। कैसे, CH3 एक मिथाइल, ऑक्सीजन दरमियान में लगा हुआ जो कि ईथर की इलामत होती हैं, अगेन CH3, तो ये बन गया डाईमिथाइल ईथर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर या एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो बात हुई ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होगी, डिफरेंट। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर्स हुए, और ये कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म फॉलो कर रहे हैं। ओके बेटा, अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म की टाइप्स। तो आइसोमेरिज्म की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल, या उसी का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी टाइप होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जी तो बेटे, पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इस टाइप के अंदर आपको सेम एटम्स देखने को मिलेंगे एट डिफरेंट पोजीशन, सेम एटम्स एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आप देखेंगे बेटे सेम एटम्स को। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और जो आइसोमर्स बनेंगे उनका नाम होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसा मैंने ऊपर मिसाल दी, ऊपर हम जाते हैं थोड़ा सा। ये जो कंपाउंड है ना C2H6O, इसको दोबारा लिखते हैं। ये कंपाउंड है बेटे C2H6O। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। इससे आगे 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक है CH3OCH3 यानी डाईमिथाइल ईथर, और एक है CH3CH2 एंड OH यानी अल्कोहल का एक ग्रुप, एथेनॉल। ठीक है, अब ये दोनों में क्या हो रहा है बच्चे, सेम एटम्स हैं, दोनों में कार्बन उतने हैं, हाइड्रोजन उतने, ऑक्सीजन, कोई नया एटम नहीं आ रहा, बट उनकी डिफरेंट पोजीशन है। यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा है, CH3 ये इसकी पोजीशन, इसकी अरेंजमेंट है, जबकि इधर उसकी एटम वही है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। तो ये हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब बच्चे मूव करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर। इनमें देखें सेम एटम या ग्रुप होते हैं, सेम एटम्स कह लेते हैं, लेकिन सेम पोजीशन पे लगे होते हैं। यहाँ पे देखें सेम एटम सेम पोजीशन, ठीक है, सेम एटम सेम पोजीशन। तो आप कहेंगे आइटम भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो 2 कंपाउंड आइसोमर कैसे हो सकते हैं, वो तो एक ही कंपाउंड होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सेम एटम सेम पोजीशन,
बट उन कंपाउंड्स के अंदर बेटे डिफरेंट 3D अरेंजमेंट होगी, यानी 3 डायमेंशनल के अंदर उनकी अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसा कि हम मिसाल लेते हैं तो समझ आ जाती है। इसकी एक मिसाल हम आगे पढ़ेंगे। ये कंपाउंड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हैं, ये जुड़ा है CH3 और इस कार्बन के साथ जुड़ा है H, और इस कार्बन के साथ भी बेटे CH3 जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है H। अब ये कंपाउंड है ना, इसका नाम होता है सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन इस कंपाउंड का नाम है। अब मैं आपको एक और कंपाउंड बनाता हूँ। यहाँ पे ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही है, यहाँ पर CH3 और H सेम है, लेकिन इन दोनों की बेटे जगह चेंज होगी 3D के अंदर। यानी CH3 ऊपर लगा है, हाइड्रोजन नीचे लगा है, तो इनकी जगह चेंज हो जाती है इस कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है और CH3 नीचे आ जाता है। अब इस कंपाउंड, ये कंपाउंड अलग है, इसका नाम होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब बेटे बात को गौर से समझना है। हमने बोला कि सेम एटम्स यानी ग्रुप और सेम पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। इसमें इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं CH3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 ग्रुप लगे हैं CH3 हाइड्रोजन। नीचे वाले में भी सेम है, इस कार्बन के साथ अभी भी वो ग्रुप है CH3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ अभी भी वो है हाइड्रोजन और CH3, ग्रुप चेंज नहीं हुए। तो वो बात पूरी होगी कि सेम एटम, पोजीशन भी उनकी सेम है, यानी वो कार्बन के साथ ही जुड़े हैं दोनों, बट 3D अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखें, ऊपर वाली मिसाल में 3 डायमेंशनल में ऊपर CH3 था, हाइड्रोजन नीचे, और नीचे वाली मिसाल में CH3 नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया। तो 3D अरेंजमेंट का फ़र्क हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और ये प्रोसेस है स्टीरियो आइसोमरिज्म का। जी तो बेटे मैंने सारा रेज कर दिया। अब देखें, जो स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म है ना, या आइसोमर्स हैं, उनकी 5 टाइप हैं। पहला है चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स और टोटोमर्स। और ये 5 टाइप हमारी बुक में लिखा हुआ है कि आप अपनी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको इनकी डिटेल अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उस टॉपिक, उस चैप्टर को खोल के रिवाइज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं है और हमने भी नहीं करनी। आप इनको एक नॉलेज के लिए एक बार रिवाइज़ कर लें, आएगा नहीं वैसे। अब बेटे मूव करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर, जो कि आज के लेक्चर में हम इसी की डिटेल देखेंगे। इसकी भी मेजर 2 टाइप हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है देखते हैं। तो हम इनमें फ़र्क करते हैं इस प्रॉपर्टी की बिना के ऊपर कि ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी आइसोमर्स आपस में तब्दील हो जाते हैं जस्ट ड्यू टू रोटेशन। सिर्फ मॉलिक्यूल को रोटेट कर दे तो इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, और बॉन्ड नहीं टूटता। इस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। इस बेस के ऊपर ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, ये यानी ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जस्ट ड्यू टू रोटेशन, सिर्फ रोटेट करें। मिसाल के तौर पे ये 2 आइसोमर्स हैं, एक आइसोमर A है और एक B है। ये दोनों एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं, A B बन सकता है, B A बन सकता है। जस्ट आपने क्या करना है, रोटेशन करनी है, तो इनमें बॉन्ड नहीं टूटेगी। बॉन्ड टूटे बगैर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कन्फर्मेशनल। जबकि कन्फिगरेशनल नहीं, ये नहीं होते। यानी आप इन मॉलिक्यूल को, लेट्स सपोज A मॉलिक्यूल है, B मॉलिक्यूल है, आप A और B को आपस में रोटेट करो तो ऐसा नहीं होगा कि A B में कन्वर्ट हो जाएगा और B A में, नहीं। इन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है ना आपस में, वो टूट जाएगी। यानी ये A मॉलिक्यूल जस्ट रोटेशन से B नहीं बन सकता, इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब ये जो कन्फर्मेशनल है ना, ये हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कन्फिगरेशनल को। अब बेटा हमने चूँकि कन्फिगरेशनल आइसोमर समझने हैं ना, जो कि इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, जस्ट ड्यू टू रोटेशन, यानी सिर्फ रोटेट करें मॉलिक्यूल को और एक आइसोमर दूसरे में तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि इनमें बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। अब इनमें 2 हमारे पास मज़ीद कैटेगरी हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स और दूसरा बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम इस लेक्चर के बाद में देखेंगे, मतलब इसी लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर काफ़ी बड़ा है, और पहले हम ऑप्टिकल आइसोमर्स देखेंगे। अब हमने इन दोनों को किस बेस पे अलग अलग किया है, किस बेस पे क्लासीफाई किया है,
हमने बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बेस पे क्लासिफाई किया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बेस के ऊपर। रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं रुकी हुई, रुकावटी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यस, यानी इनके अंदर बेटे ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये होती है, मतलब इनको रोटेट करें तो रुकावट होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। जबकि ऑप्टिकल आइसोमर नो, ये फ़र्क था इनमें, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का फ़र्क है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन, यानी वो रोटेट करते हुए उनको रुकावट पेश आती हैं, जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन। अब बेटा जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कि बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं करते, यानी उसमें रोटेट करते हुए कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनकी आगे मज़ीद दो कैटेगरी हैं। नंबर 1 इनेंटियोमर्स, ठीक है। नंबर 2 डायास्टीरोमर्स, ठीक है, डायास्टीरोमर्स। अब हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स की ये दो कैटेगरी किस बेस पे बनाई हैं? हमने इस बेस पे बनाई हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की बेस के ऊपर। ये जो है ये नहीं देते, जबकि ये जो है ये यस यानी देते हैं। मतलब बात को समझें, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो हैं ये इनेंटियोमर्स देंगे, ठीक, लेकिन जो डायास्टीरोमर्स है ना वो नहीं देंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ये होती क्या है। जी तो बेटा आप इस केस को, इस एग्जांपल को समझें, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। हम ये हैंड की एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन बाद में ना हम इसको कंपाउंड्स के लिहाज से भी देखेंगे। देखिए ये आपका लेफ़्ट हैंड है, आप अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह अपने सामने कर लें, बेशक ये आपका लेफ़्ट हैंड है, और मिरर से इसकी राइट हैंड, मिरर के इस तरफ क्या है, राइट हैंड है। अब अगर मैं दोनों को आपस में इम्पोज कर दूं तो क्या आपको एक ही हाथ दिखाई देगा या अभी भी आप फ़र्क कर सकते हो कि लेफ़्ट अलग फील होता है, राइट अलग? बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों को मिला के भी आप एक इमेज नहीं जनरेट करोगे। दोनों हाथ को ज़रा इकट्ठा रखो, अभी भी आपको देखो आपका अंगूठा आपको राइट हैंड का राइट तरफ है, लेफ़्ट हैंड का लेफ़्ट तरफ है। तो ये इमेज होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकती। अगर दो चीज़ें, दो इमेजेस आपस में जुड़ जाएं और वो एक फील हों तो वो होती है इम्पोजेबल इमेज। लेकिन यहाँ पर सुपर इम्पोजेबल इमेज क्या लें, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है। अब मैंने बोला कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, हम इनको नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो यस इनेंटियोमर्स, यानी इनेंटियोमर्स ऐसे कंपाउंड है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर जो इमेज है, मिरर इमेज, वो देते हैं यस। मतलब उनकी एग्जांपल हैंड जैसी है, क्योंकि हैंड भी कौन सी इमेज देगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज देगा। ओके बेटा, हमने ये सारी एक फ्लो चार्ट सी बना ली है। हम आज के लेक्चर में स्टीरियो आइसोमर्स की डिटेल को देखेंगे। मैंने बोला कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हमने स्टडी नहीं करना, जबकि हमने स्टडी करना है कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ज़ाहिर है हम इसकी टाइप्स देखेंगे, तो पहले हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स फुल डिटेल के अंदर, जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, और उसको ख़त्म करने के बाद हम मूव करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर। जी तो बेटे स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने से पहले ना हम एक प्रोसेस देखेंगे विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहले इस हम प्रोसेस को देख लेते हैं एंड देन हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखेंगे। ओके, सो ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है वो इस डायग्राम से समझेंगे हम। ये हमारे पास ना एक अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर हर डायमेंशन के अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है, ठीक। अगर हम इसके आगे एक पोलराइज़र रख दें, पोलराइज़र एक शीट होती है जो कि लाइट को एक डायमेंशन में कन्वर्ट करती है। सो आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ये वाली डायमेंशन का रास्ता है, तो लाइट में सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर डायमेंशन रह जाएगी। तो ये हमारे पास लाइट हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, P फॉर प्लेन, P फॉर पोलराइज्ड, और ये लाइट हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे कोई सब्सटेंस रख दें, कोई सैंपल रख दें, और वो इस लाइट को रोटेट कर सके, लेट्स सपोज पहले ये लाइट ऐसे सीधी थी और उसने ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है, उसने ऐसे क्या कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी। तो हम उस सब्सटेंस को नाम देते हैं
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। क्लॉकवाइज कह लें या फिर आप राइट साइड की तरफ कह लें, सही है, क्लॉकवाइज या राइट साइड की तरफ। तो हम उस सैंपल को या उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज़ द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर वही सैंपल या कोई और सैंपल, वही सैंपल तो नहीं कर सकता, कोई और सैंपल उस लाइट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या लेफ़्ट साइड की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज या लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेशन दे दे, तो बेटे उस कंपाउंड को हम क्या देते हैं, लिवो रोटेटरी, ठीक है। तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है बच्चे किसी भी सैंपल की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूँ रोटेट करने की एबिलिटी, नो मैटर कि वो राइट साइड पे रोटेट कर रहा है, लेफ़्ट साइड के ऊपर रोटेट कर रहा है, बहरहाल वो रोटेट कर रहा है। और अगर कोई सैंपल ये रोटेशन कर रहा है, किसकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद है। और ज़ाहिर है हर सब्सटेंस ये काम नहीं कर सकता, तो जो सब्सटेंस ये रोटेशन ना दे सके तो इट मीन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकता। पहली बात कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उन तमाम सब्सटेंसेस के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद होती है, यानी हम कह सकते हैं दे हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद होती है। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी बेटे इट इज़ द एबिलिटी टू रोटेट, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो कंपाउंड, वो सैंपल रोटेट कर सकता है द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर ये एक्टिविटी मौजूद होती है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए ना, आइसोमर्स तो दो अलग अलग ही कंपाउंड होते हैं ना, तो कुछ तो फ़र्क होगा। सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इन कंपाउंड्स की आपस में, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है, क्योंकि आइसोमर्स में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना ही है ना, इसलिए तो वो आइसोमर्स हैं। लेकिन वो डिफरेंट क्या चीज़ होती हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बेटे डिफरेंट होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेस के ऊपर हम आइसोमर्स बनाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की दो टाइप होती है ना, एक मैंने आपको दिखाया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और एक मैंने आपको दिखाया लिवो रोटेटरी, ये मैंने आपको फिगर से समझा दिया। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स यही कंपाउंड होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो इनके अंदर एबिलिटी होती है कि कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और कुछ लिवो रोटेटरी होते हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं वो आने वाली लाइट को कैसे मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट साइड की तरफ, क्लॉकवाइज या राइट साइड की तरफ। और बच्चे इन कंपाउंड को हम पॉजिटिव सिंबल से जाहिर करते हैं। और जो सैंपल लिवो रोटेटरी होगा वो आने वाली सीधी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पर मतलब या मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क करना, यानी अगर कोई कंपाउंड हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो उसको हम पॉजिटिव से मेंशन करेंगे, और अगर कोई लिवो हुआ तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। जी, तो बेटे हम अब इसको समझने लगे हैं, इससे पीछे यानी यहाँ तक हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब इस टॉपिक को ज़रा समझते हैं जिसमें ये मिसाल मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बच्चे देखिए, हमारे पास ना दो तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं। एक को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी करता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। और एक को हम बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस, यानी ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इन दोनों में बेसिक फ़र्क हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बच्चे अगर वो कंपाउंड की जो इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो ना,
जैसे हमने हाथ की मिसाल से समझा था, ठीक है। तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कि वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मिरर इमेज, ठीक है। वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन अगर वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे, तो बेटे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मिरर इमेज दे तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, अब बच्चे सवाल जहन में आता है ना कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होने के लिए, चूँकि मैंने आपको बताया कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज थे, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा? तो ऐसा मॉलिक्यूल होता है कायरल या एसिमेट्रिक, कायरल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो नेचर रखता है जो कि आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। ऐसा कौन देगा? कायरल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब बेसिकली ये जो लफ्ज़ कायरल मॉलिक्यूल है ना, ये कायरल का क्या मतलब है वो मतलब बाद में समझाता हूँ, लेकिन कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसके अंदर कायरल कार्बन हो, जिसके अंदर कायरल कार्बन हो। आप कहेंगे सर कायरल का तो पहले ही मतलब नहीं आता, आपने एक और चीज़ डाल दी। देखिए, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हों। अब आपको पता है ना, कार्बन के साथ 4 ग्रुप जुड़ते हैं, और अगर चारों ही डिफरेंट हों तो वो कार्बन होगा कायरल कार्बन। और ऐसा कार्बन जिस मॉलिक्यूल में आए वो मॉलिक्यूल होगा कायरल मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एक कार्बन जिसके साथ जुड़ा हुआ है COOH एक ग्रुप, उसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 दूसरा ग्रुप, उसके साथ जुड़ा हुआ है OH तीसरा ग्रुप, और चौथा हाइड्रोजन जुड़ा है। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है बेटे, ये मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल। अब बात को समझना, हमारे पास ये जो लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल मैंने बनाया, इसमें जो कार्बन है, क्या उसके साथ सारे ग्रुप अलग अलग नहीं है? बिल्कुल अलग अलग है। इधर CH3 है, इधर OH है, इधर COOH है और इधर H है, चारों डिफरेंट हैं। तो ये कार्बन होगा कायरल कार्बन। ओके, कायरल कार्बन ये कार्बन है, और ये जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, ये है कायरल मॉलिक्यूल, या इसी को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें जो आने वाला कार्बन है उसके साथ सारे ग्रुप डिफरेंट नेचर के हैं। अब इस तरह के मॉलिक्यूल यानी कायरल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आपको देते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यानी जब आप इनकी मिरर इमेज बनाते हो ना, चूँकि सारे ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो इमेज अलग अलग होगी, जस्ट लाइक योर हैंड्स। क्योंकि हैंड्स के अंदर जब इमेज बनती है ना हैंड्स की, तो वो आपस में इम्पोज नहीं हो सकती। तो जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है वो सब्सटेंस होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब बेटे, ये जो कायरल लफ्ज़ है ना, ये ग्रीक लफ्ज़ केयर से निकला है, जिसका मतलब होता है हैंड। यानी आप देखें, जैसे हाथ की राइट और लेफ़्ट और राइट, या राइट और लेफ़्ट आपस में इम्पोज नहीं ना हो सकती उनकी इमेजेस, इसी तरह से कायरल वो वाला कार्बन होगा जिसकी इमेज या मिरर इमेज आपस में इम्पोज नहीं हो सकती। अब बच्चे बात को समझिएगा गौर से। हमारे पास अगर कायरल मॉलिक्यूल है ना, ये कायरल मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, अच्छी समझ आएगी जी। तो अब देखिए, ये कायरल मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? एक, और वो कायरल कार्बन है, यानी उसके साथ सारे ग्रुप डिफरेंट हैं। तो जाहिर है इसकी इमेज तो लाजमी नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी है। यानी जब आप इसकी इमेज बनाएंगे और आपस में इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं इम्पोज होगी। और ये लाजमी, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है तो वो लाजमी सब्सटेंस होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, यानी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी करता है। बट अगर कार्बन एक से ज़्यादा हुए, यानी 2 कार्बन हुए या 3 कार्बन हुए, तो फिर क्या होगा? उसकी इमेज सम टाइम नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, या सिर्फ इम्पोजेबल लिख देते हैं इमेज। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कार्बन कायरल हैं लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी इमेज एक दूसरे पे इम्पोज होने लग जाती है, यानी इम्पोजेबल इमेज होती है, इम्पोजेबल इमेज या सुपर इम्पोजेबल इमेज। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है ना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन वाला एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर उसकी इमेज इम्पोजेबल हो गई
तो मैंने ऊपर आपको समझाया कि अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हुआ तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिव में आगे बड़ा सा क्रॉस लगा देता हूँ कि वो नहीं हुआ। इट मीन, बात को समझें, इट मीन अगर कायरल मॉलिक्यूल है उसका ऑप्टिकली एक्टिव होना ये ज़रूरी नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव ज़्यादा चांसेस में हो जाता है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि अगर कायरल मॉलिक्यूल ऐसा हुआ जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन हुए ना, कार्बन एक या दो हुए, वो दोनों कायरल कार्बन हैं, लेकिन जब उनकी इमेज बनाते हैं वो आपस में इम्पोज होने लग जाती है वो कायरल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, लेकिन उसकी इमेज चूँकि इम्पोजेबल है तो अब वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। हाँ, अगर एक कार्बन हुआ तो कायरल कार्बन, तो उसकी इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल रहती है, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन एक से ज़्यादा कार्बन के केस के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, मे नॉट, यानी हो सकता है कि वो सुपर इम्पोजेबल ना हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर वो इम्पोजेबल हो गई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा बच्चे, एक छोटी सी मिस्टेक है, वो बस अल्फाज में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। देखें, अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हुए ना, दो या दो से ज़्यादा, और उनकी इमेज आपस में इम्पोजेबल होगी, तो मैं शायद पहले कह गया हूँ कि वो अभी भी एसिमेट्रिक है, नहीं, वो सिमेट्रिक होंगे, यानी कायरल कार्बन हैं, बट उनकी जो इमेज है वो आपस में इम्पोज होने लग गई, तो हम उसको सिमेट्रिक कंसिडर कर लेंगे। इम्पोजेबल इमेज है और वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेंगे। ओके, अब हम मूव करेंगे कॉन्सेप्ट एनेंटियोमर्स के ऊपर। जी, तो बेटे एनेंटियोमर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेगा। ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है ना, बेसिकली ये एनेंटियोमर की एग्जांपल है, यानी अगर एक कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन हुआ, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल उसकी इमेज, और हमेशा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऐसा कंपाउंड, ऐसे आइसोमर्स होते हैं एनेंटियोमर्स। तो आइए देखते हैं। कहता है अगर मॉलिक्यूल का एक कायरल कार्बन हुआ तो हमेशा वो मॉलिक्यूल खुद भी कायरल या एसिमेट्रिक रहेगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव हमेशा होगा। ठीक, मिसाल के तौर पे ये जो लैक्टिक एसिड की मैंने मिसाल दी ना, कार्बन, ये ना, ये जो आपको छोटा सा स्टार नज़र आ रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टेरिक। इसके साथ ये कायरल कार्बन है बेसिकली, क्योंकि इसके साथ जो चार ग्रुप लगे ना, OH, CH3, COOH, ये चारों डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है। अगर हम देखें तो इसके ना दो मिरर इमेज बनती हैं। एक ये कि स्टेरिक कार्बन या कायरल कार्बन के साथ ना CH3 ऊपर को है, यहाँ भी CH3 ऊपर को है, जस्ट यहाँ पर ना बॉन्ड नहीं उसने मेंशन की, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इधर HOH है जो कि दूसरी तरफ आगे H और OH। जैसे आपके हाथ देखें, राइट साइड में आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो राइट साइड की तरफ है, और लेफ़्ट साइड के हाथ में लेफ़्ट तरफ है। हालांकि उंगलियां सेम हैं, उनकी नेचर सेम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि HOH इधर आगे, पहले इधर थे, ठीक है। तो ये होते हैं एनेंटियोमर्स। COOH इस तरफ राइट साइड पे है, इस तरफ लेफ़्ट साइड पे, जैसे आपका हाथ है। तो अब हम देख रहे हैं कि चूँकि एनेंटियोमर्स में एक कायरल कार्बन होता है, वो हमेशा मॉलिक्यूल खुद कायरल होता है, एसिमेट्रिक होता है, तो हमेशा ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ठीक, अब ये लैक्टिक एसिड की दो इमेजेस आ गई, आप इनको इम्पोज करने की कोशिश करें, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर एक का कायरल कार्बन हुआ तो इमेजेस हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेंगी और वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। अब चूँकि ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं ना, तो ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, या ये लिवो रोटेटरी होंगे जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। लिहाजा अगर आप लैक्टिक एसिड को यहाँ पर देखो तो पॉजिटिव लिखा है, यानी ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक, जबकि ये लैक्टिक एसिड है नेगेटिव, यानी ये है लिवो रोटेटरी। तो बेटे वही बात है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बताती हैं कि जो स्टीरियो आइसोमर्स है ना, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, यानी ये इमेज आपस में इम्पोज नहीं हो सकती, जस्ट लाइक आपके राइट और लेफ़्ट हैंड की तरह, ठीक है। और हम इनको नाम देते हैं एनेंटियोमर्स का। एनेंटियो मतलब ऑपोजिट। सो मैंने एनेंटियोमर्स बता दिया है। ये बेसिकली हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहते हैं, इनमें एक कार्बन होता है, वो भी कायरल, मतलब सारे ग्रुप उसके साथ डिफरेंट जुड़े होते हैं, ठीक, और उसकी दो इमेज बनती हैं, वो बेटे नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, आपस में इम्पोज नहीं हो सकती, और ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, यानी प्लेन
पोलराइज्ड लाइट को ये हमेशा रोटेट करेगा। अब वो रोटेशन दो तरह से हो सकती है, पॉजिटिव वे में यानी डेक्स्ट्रो, नेगेटिव में वे में यानी लिवो रोटेटरी हो सकते हैं। बहरहाल इनेंटियोमर्स में सेम यानी आइडेंटिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बट दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम एक्सटेंट, यानी सेम हद तक एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। वन इनेंटियोमर इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। अदर जो दूसरा होगा वो लिवो रोटेटरी होगा, नेगेटिव। इस एग्जांपल में ये जो है ये पॉजिटिव है यानी डेक्स्ट्रो है, और ये जो है ये नेगेटिव यानी लिवो है। डेक्स्ट्रो आपको पता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक में घुमाएगा, और लिवो जो है आपको पता है वो आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब मेरी बात को समझना है गौर से। मिसाल के तौर पर मैंने एक कंटेनर के अंदर ना, ये कौन सा कंपाउंड है, ये लैक्टिक एसिड, मैंने इसके अंदर ना लैक्टिक एसिड ऐसे फुल भरा हुआ था, और मुझे बाद में पता चला कि उस लैक्टिक एसिड का जो 50% हिस्सा है ना, चलिए नीचे वाला भी 50 वाले बना लेते हैं, ये देखिए 50, उस लैक्टिक एसिड का जो 50% हिस्सा है ना बेटे वो पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव कौन सा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और 50% हिस्सा जो है वो है नेगेटिव यानी वो लिवो रोटेटरी। अब मैं जब लाइट गुजारता हूँ ना तो क्या होगा, ऊपर वाला 50% हिस्सा पॉजिटिव है यानी डेक्स्ट्रो है, वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। नीचे वाला जो 50% हिस्सा है वो नेगेटिव है यानी लिवो रोटेटरी है, वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। अब दोनों 50-50% है, तो लाइट रोटेट ही नहीं करेगी, लाइट सीधी ही जाएगी, क्योंकि एक जा रहा है कि क्लॉकवाइज जाए और दूसरा चाह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो दोनों का ओवरऑल इफेक्ट ही नहीं होगा। अब ऐसे मिक्सचर का नाम क्या होता है, ऐसे मिक्सचर का नाम होता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, जब 50% सब्सटेंस डेक्स्ट्रो हो और 50% लिवो हो, इनेंटियोमर्स प्रेजेंट हो ना, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर हो जाता है, यानी आने वाली लाइट रोटेट ही नहीं हो पाती। जब रोटेट नहीं हो पाती तो वो इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हालांकि दोनों सब्सटेंस अकेले अकेले अगर देखे जाएँ तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन दोनों सेम अमाउंट में मौजूद हैं और वो लाइट को किसी एक तरफ रोटेट नहीं कर पा रहे, तो लाइट रोटेट नहीं हो रही, लिहाजा ये पूरा मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और ऐसा मिक्सचर होता है रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर को आप सिंबल प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि इसमें 50% कंपाउंड प्लस में है और 50 नेगेटिव में, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी बराबर अमाउंट में मौजूद है, तो आप इसको सिंबलाइज़ करते हो, प्लस माइनस के सिंबल से सिंबलाइज़ करते हो। तो आगे वही बात लिखी है कि जो लैक्टिक एसिड है ना वो दो शक्लों में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव लैक्टिक एसिड, और इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से मेंशन करते हैं। जी तो बेटे अब हम मूव करते हैं मीज़ो आइसोमर्स के ऊपर। देखिए मैंने आपको ये जो समझाया ना जिसका नाम है इनेंटियोमर्स, ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, जिनमें एक कायरल कार्बन होता है। ठीक, यहाँ पर एक कायरल कार्बन जैसा कि लैक्टिक एसिड, लेकिन बचे अगर एक की बजाय दो कायरल कार्बन हुए, उसकी भी आगे दो पॉसिबिलिटी होती है ना, दो कायरल कार्बन अगर हुए ना तो हम उनका नाम रखते हैं मीज़ो आइसोमर्स, कम से कम दो। तो कहते हैं स्टीरियो आइसोमर जिसमें ना एटलीस्ट यानी कम से कम दो सिमिलर यानी एक जैसे कायरल कार्बन हुए। ठीक, तो हम उसका नाम रखते हैं मीज़ो आइसोमर्स। अब हमने देखा कि अगर दो कार्बन कम से कम हुए ना या दो से ज़्यादा भी हुए तो अगेन दो पॉसिबिलिटी होती हैं। उनकी इमेज अगर नॉन इम्पोजेबल होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, यानी वो आने वाली लाइट को रोटेट कर सकते हैं। और अगर वो अपनी इमेज को इम्पोज कर लें, एक दूसरे पर मिला दें, तो बेटे वो क्या कहलाते हैं, वो सिमेट्रिक बन जाते हैं, तो अब वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहे। जी तो कहता है मीज़ो आइसोमर्स में ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनमें एटलीस्ट यानी कम से कम दो एक जैसे सिमिलर कायरल कार्बन हुए, लेकिन इसके साथ शर्त क्या है, ऑल्सो पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हों। मतलब वो दूसरी कैटेगरी बता रहा है कि उनमें सिमेट्री हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो या ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, तो वो होते हैं मीज़ो आइसोमर्स, यानी ये वाली कैटेगरी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो मीज़ो आइसोमर्स मैं समझा रहा हूँ ना, मीज़ो आइसोमर्स, उनके अंदर बेटे एटलीस्ट कम से कम दो कायरल कार्बन हुए, लेकिन जब आप उसकी इमेज बनाएं तो वो इम्पोज हो जाए, यानी वो सिमेट्रिक हों तो वो इमेज अपनी इम्पोज कर देंगे। जब वो इम्पोज कर देंगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेंगे, यानी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे।
तो कहता है दे ऑल्सो पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी उनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री उनमें हो, तो इस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब लाइट उनमें से बगैर रोटेट करे गुजर जाएगी। दे आर मीज़ो आइसोमर्स। अब देखें, कहता है द प्लेन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। अब देखें, जब आप इस मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करते हो तो आपके पास दो बराबर किस्म के हाफ्स यानी आधे आधे मॉलिक्यूल हो जाते हैं, और वो दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, यानी जब आप इम्पोज करेंगे तो इम्पोज हो जाएगी। सिमेट्री है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये इम्पोजेबल होते हैं, इनकी इमेज आपस में इम्पोज हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, आपको लगता है एक ही मॉलिक्यूल है। तो जब ऐसी केस हो, मैंने ऊपर भी बताया था ना, जब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, यानी वो आने वाली लाइट को किसी एक तरफ रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब वो कहता है वो इमेज आपस में इम्पोज हो जाएगी, तो जो टू हाफ्स है ना, दोनों हाफ्स विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों हाफ ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे, बट एज अ रिजल्ट रोटेशन ऑफ वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंटरनली कैंसल्ड बाय द अदर हाफ एंड द मॉलिक्यूल विल बिकम ऑप्टिकल इनएक्टिव। मैं सब जो है ना वो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये है टेरटरिक एसिड की एग्जाम्पल। इसमें आपके पास ये एक पूरा मॉलिक्यूल है टेरटरिक एसिड का। आप क्या करें, आप इसको बचे दरमियान से प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटें, तो आप देखते हैं जब आप इसकी मिरर इमेज बनाते हैं ना, यहाँ पर ये मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज सेम है, यानी किस तरह से ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम टू सेम इमेज है। अब इसके ये जो दोनों हाफ हैं, ये ऊपर वाला हाफ में ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसमें एक OH लगा है, एक COOH लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, तो ये कायरल कार्बन हुआ, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन अगर एक तरफ रोटेट करेगा तो दूसरा कायरल कार्बन ऑपोजिट तरफ रोटेट करेगा, दोनों की रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगी और लाइट सीधी ही गुजरती रहेगी, यानी ऐसा फील होगा कि लाइट रोटेट ही नहीं कर रही। ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के जो कायरल कार्बन है ना, उन्होंने रोटेट करने की कोशिश की, मगर ऑपोजिट वे में, ऑपोजिट होने की वजह से रोटेशन कैंसिल हो जाती है और मॉलिक्यूल लाइट को बगैर रोटेट किए ही पास करवा देता है, और ऐसे सब्सटेंस होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक, सच स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड मीज़ो आइसोमर, हम इनका नाम मीज़ो आइसोमर रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, मीज़ो आइसोमर्स में दो कायरल कार्बन होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उनकी इमेजेस मिरर इमेजेस होती हैं, आपस में इम्पोजेबल हो सकती हैं। दोनों हाफ, जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो हाफ करते हो तो दोनों हाफ लाइट को रोटेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो दोनों ऑपोजिट वे में रोटेट करते हैं, रोटेशन कैंसिल हो जाती है और लाइट सीधी ही पास कर जाती है। ऐसी एग्जांपल या ऐसे आइसोमर्स होते हैं मीज़ो आइसोमर्स, और जो टेरटरिक एसिड है यानी ये वाला, ये एग्जांपल है इस फिनोमिना की।